हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और रेलवे की इस पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आप सभी के लिए वरदान बेस को स्टार्ट किया था। और वरदान बेस के अंतर्गत हम हर संडे को यानी 7:30 बजे से, आप सभी जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। इससे पहले में मैं भारतीय संविधान से रिलेटेड 2 क्लास ले चुका हूं। यदि आप लोगों ने वरदान बेस के अंदर भारतीय संविधान की 2 पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो हम लोगों ने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां पर जाकर आप भारतीय संविधान से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू सवालों को देख सकते हैं। चलिएगा, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। चलिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा, बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्नों के साथ में। और पहला प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, पहला प्रश्न देखने को मिलेगा भारतीय संविधान का। और खासकर मैंने कहा है ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। देखिएगा, पहला सवाल आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इस प्रकार से रहेगा। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा यह भी कल्पित पैलेस ऑफ द असेंबली नामक एक विधानसभा स्थित है। तो ये विधानसभा जो भवन है ये हमें कहां पर स्थित होता हुआ देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। पुदुचेरी पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, थर्ड ऑप्शन हम लोगों को दादर नगर हवेली यहां पर देखने को मिलता है, या फोर्थ ऑप्शन लद्दाख हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा, हम आप लोगों को यहाँ पर पैलेस, कौन सा, पैलेस ऑफ असेंबली, पैलेस और असेंबली आप लोगों को कहां पर स्थित जो जो देखने को मिलेगा, आप सभी को याद होना चाहिएगा। ये आप लोगों को चंडीगढ़ में कहां पर देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में आप सभी को देखने को मिलेगा। अब जो इसका वास्तुकार था वो ला कार्बुजिए को माना जाता है। और चंडीगढ़ में वर्तमान में हम सभी को एक तो पंजाब, और पंजाब के साथ ये हरियाणा की कैपिटल हम लोगों को देखने को मिलती है। जब हम लोग बात चंडीगढ़ की करते हैं तो चंडीगढ़ के बारे में माना जाता है ये भारत का एक यूटी यानी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कब बनाया गया था, तो जवाब होगा 1966 में इसे यूटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया। आप सभी को याद होना चाहिएगा। जब हम लोग बात करते हैं पुदुचेरी के बारे में बात करते हैं तो मार्टिन, याद रखिएगा, फ्रांसीसी मार्टिन नामक एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ। और इसी गवर्नर के द्वारा क्या किया गया था, 1674 में यहाँ पर पुदुचेरी का निर्माण यानी पांडिचेरी का निर्माण किया गया। पांडिचेरी को जो यहाँ पर ये बसाया गया। तो आप सभी से पूछ लेगा कि पांडिचेरी का वास्तुकार कौन देखने को मिलेगा, यानी पांडिचेरी का जनक कौन माना जाता है, तो मार्टिन फ्रांसीसी माना जाता है, क्योंकि एक फ्रांसीसी गवर्नर हम लोगों को ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि पहले इसका नाम पुद्दू पांडिचेरी हुआ करता था। बाद में इसे 2006 में, ये तारीख याद रखिएगा कि 2006 में इस पांडिचेरी का नाम बदलकर पुद्दुचेरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पुद्दुचेरी यहाँ पर कर दिया गया। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और पुद्दुचेरी है ये वर्तमान में कहां पर देखने को मिलेगा, ये वर्तमान में कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये 3 राज्यों में आप लोगों को तमिलनाडु में कहां पर देखने को मिलेगी, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। आप सभी को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी और आप सभी को केरल में, क्योंकि पुद्दुचेरी मुख्यतः 3 भारतीय राज्यों में इसका हम सभी को फैलाव देखने को मिलता है। जब हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसमें क्षेत्र पड़ता है कराईकल, कौन सा पड़ता है, कराईकल देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में हम लोगों को यमन, और इसके बाद में केरल में जो माहे हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पुद्दुचेरी है। आपसे पुद्दुचेरी कितने भारतीय राज्यों में इसका फैलाव देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा कि हमें 3 महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में पुद्दुचेरी का फैलाव यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा, फिर इसके बाद दादर और नगर हवेली देखने को मिलेंगे। आप सभी जानते हैं पहले दादर और जो नगर हवेली हुआ करता ये एक यूटी था। इसके बाद में दमन और दीप एक यूटी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों को देखने को मिलेगा। बाद में परिणाम स्वरूप हम सभी ने इसे 26 जनवरी, तारीख याद रखिएगा, 26 जनवरी और
बीच में इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ने के बाद यह एक ही यूटी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वर्तमान भारत की यदि हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान भारत में आज वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार हम सभी को 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से सुशोभित हमारा संपूर्ण भारत ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, यानी चंडीगढ़ होगा हमारे सवाल का राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की इस क्रम में सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 2 हम लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्षों में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा केंद्रीय सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता, यह एक भारतीय सरकार का नोडल मंत्रालय हम लोगों को देखने को मिलेगा और इसने तय किया कि हर 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हम लोग वर्तमान में 26 नवंबर के दिन हम सभी मिलकर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर ये तारीख याद रखिएगा, 26 यानी 26 नवंबर और 1949 को 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने हमारे भारतीय संविधान को स्वीकार किया था, लागू नहीं किया था, स्वीकार किया था। इसके बाद में 26 जनवरी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे भारतीय संविधान वो पूरी तरीके से लागू होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही 26 जनवरी को यहाँ पर स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के इस क्रम में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए किससे विभाजित किया गया था। तो आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर 1960 के दशक में 1 मई, तारीख याद रखिएगा, 1 मई 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन प्रारंभ किया गया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हम लोगों को बड़े लेवल पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही प्रांत हुआ करते थे, तो जवाब में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग कर दिए गए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को हम मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से सन 2000 में पूरी तरीके से अलग हुआ था। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा, यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा इसे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सारे सवाल महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 4 देखने को मिलेगा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू महाविश्वविद्यालय एक केंद्रीय महाविद्यालय जिसे संसद ने एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये 1998 में स्थापित किया गया था और इसे कहां पर स्थापित किया गया था, हैदराबाद में। कहां पर स्थापित किया गया था, इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए। हम इसके बिहाफ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 5 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय संविधान और उसके विधायिका के प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियम और उनकी नीतियों का सही कालानुक्रम करिए। मतलब कौन से वर्ष के बाद कौन सा जो अधिनियम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम जरा और साइड से हम लोगों को होना पड़ेगा। देखो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये तो हम लोगों को 2009 में देखने को मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम ये सन 2000 में देखने को मिलेगा। इसके बाद में दिव्यांग अधिकार ये हम लोगों को, इसके बाद सूचना का अधिकार 2005 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। हम लोगों से सही क्रम पूछ लेगा तो सूचना का अधिकार सर्वप्रथम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला
सन 2000 में देखने को मिला। सूचना का अधिकार हमें 2005 में देखने को मिला। और शिक्षा, इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, ये शिक्षा का अधिनियम देखने को मिला था। तो शिक्षा का अधिनियम तो ये रहा हमारा, यानी कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी ये रहा। सूचना सन 2000 में हमें देखने को मिला। इसके बाद सूचना का अधिकार हमें 2005 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो शिक्षा का अधिकार है वो सन 2009 में देखने को मिला। और इसके उपरांत हमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर कहा जा सकता है कि यह जो हमें सही क्रम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। ये बिल्कुल आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए। शिक्षा का जो राइट्स है आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 21 में जो पहले डीपीएसपी में था, बाद में इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। लेकिन यह जो अधिनियम कब पारित किया गया था, ये 2009 में यहाँ पर पारित किया गया था। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की श्रेणी में सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? अब ये कैसे सवाल आ गया भाई? 1950 में, आप सभी जानते हैं, जिस दिन हम लोग पूरी तरीके से भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल, सॉरी कौन सा ऑप्शन है भाई, एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम। तो ये जो त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये कब देखने को मिला कि 1964 में त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम देखने को मिला। तो 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा? तो किन भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा? तेलुगु और लेप्चा का, कोंकणी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, हिंदी और बंगाली का प्रयोग किया जाएगा, या बंगाली और कोक बोरोक है तो बंगाली और कोक बोरक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 7 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 7 है, हम लोगों को देखने को मिलेगा भारत के किस प्रधानमंत्री के वित्त मंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? देखो हम लोगों से पूछा है कि वित्त मंत्री यहाँ पर बने थे, ये हम लोगों से सवाल पूछा है। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, मनमोहन सिंह जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। ये 1981 से लगाकर तो आप लोगों के 1982 और 85 के बीच में ये हम लोगों को आरबीआई के गवर्नर के रूप में देखने को मिले। आरबीआई के गवर्नर के रूप में देखने को मिले 1985 से लगाकर तो 87 2 वर्षों के अंतराल में यह हमें योजना आयोग जो हमें देखने को मिला। इसी योजना जो आयोग है, इसी योजना जो आयोग के हम लोगों को उपाध्यक्ष क्या देखने को मिले? उपाध्यक्ष देखने को मिले। इसके बाद ये 1991 से लगाकर तो 96 तक मुख्य रूप से ये किसकी सरकार थी उस समय? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इनके समय काल में ये हम लोगों को वित्त मंत्री क्या देखने को मिलते हैं? वित्त मंत्री हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह हम लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिले। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार अध्यादेश जिनकी सरकार, एक मिनट हमें गलत थोड़ा सा हो गया है, जिनकी सरकार हम लोगों को लॉ कॉन्फिडेंस मोशन के कारण हम लोगों को गिरती हुई यहां पर देखने को मिली। तो लॉ कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? तो जवाब होगा कि जवाहरलाल नेहरू साहब के खिलाफ सबसे पहले लोकसभा में लो कॉन्फिडेंस जो मोशन लाया गया। लेकिन इस लो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण जो सबसे पहले सरकार गिरती है वो हमें विश्वनाथ प्रताप सिंह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो परंतु हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए जो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 8 देखने को मिलेगा, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये सरदार पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो रहेगा, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो ये श्रम मंत्री कौन देखने को मिलते हैं? अमृता कौर, जो कि हमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री, कौन सा मंत्रालय देखने को मिला था इनके पास में? स्वास्थ्य मंत्रालय देखने को मिला था। जगजीवन राम, जगजीवन जो राम रहे, ये आप सभी को याद होना चाहिए। ये हमें मुख्य रूप से भारत के पहले श्रम मंत्री देखने को मिले। जब पहली सरकार बनती है, जब पहली सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार में जो सबसे युवा कैबिनेट में जो शामिल हुए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू हम लोगों को ही देखने को मिले। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम पद पर आसीन हुए। सूचना जो थी, सूचना मंत्रालय था जो उनके पास हुआ करता था। विदेश मंत्रालय था, विदेश जो मंत्रालय हुआ करता था, ये मंत्रालय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बिहार पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 9 देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की चार सबसे बड़ी भाषाओं का एक हिस्सा नहीं है? तो द्रविडियन है वो हमें मुख्य रूप से इसमें 4 भाषाएं देखने को मिलेगी। कन्नड़ एक भाषा देखने को मिलेगी, इसके बाद में हम लोगों को तमिल, कौन सी भाषा देखने को मिलेगी? तमिल भाषा देखने को मिलेगी। तमिल के बाद मलयालम, कौन सी? मलयालम भाषा देखने को मिलेगी। और मलयालम भाषा के बाद हम सभी को यहाँ पर तेलुगु, कौन सी भाषा देखने को मिलेगी? तेलुगु भाषा हम लोगों को देखने को मिलेगी। संस्कृत भाषा यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए बी रहेगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो आप सभी ने लोगों ने इस क्लास को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 10 आप सभी को देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व यानी जो है डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया। यह डीपीएसपी सामाजिक सामाजिक लोक कल्याण और आर्थिक समृद्धि की यहाँ पर हमारे पास में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन से आयरलैंड के कौन से आर्टिकल से लिया गया। तो आर्टिकल 45 से जो आयरलैंड का हम लोगों को देखने को मिलेगा, वहां से इसको स्वीकार किया। बाद में हमारे भारतीय संविधान में कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे? आर्टिकल 36 से लगाकर तो आर्टिकल क्रमांक 51 तक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्या ये वाद्य योग्य है? तो जवाब होगा ये वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। सरकार की संसदीय प्रणाली, तो हम लोग देखते हैं सरकार की जो संसदीय प्रणाली देखने को मिलेगी, यह हम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से यानी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है। आप सभी को याद होना चाहिए विधि का शासन। और विधि का शासन आप सभी जानते हैं हम लोगों ने जापान से कहां स्वीकार किया? तो जापान से हम सभी ने स्वीकार किया एकल नागरिकता हमें यहाँ पर देखने को मिली। और ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके बाद में एक लोकपाल, आप सभी को याद रखना है कि लोकपाल का प्रावधान हम लोगों ने स्वीडन देश से लिया है। कहां से लिया है? स्वीडन से, ठीक है, देश से हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो इसके बिहार पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 11 की ओर रुख करेंगे। और सवाल नंबर 11 जो देखने को मिलेगा, तमिलनाडु की आधिकारिक और प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा से है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये द्रविडियन भाषा से। किस भाषा से? द्रविडियन भाषा से। जो मुंडा लैंग्वेज है, ये हमें वर्तमान में जो हमारा झारखंड है,
झारखंड वाले क्षेत्र में मुंडा ट्राइबल्स, ये मुंडा भाषा भी देखने को मिलेगी। हिंदी आर्यंस भाषा जो है ये शायद अभी कंफर्मेशन के लिए नहीं है, ये मुख्य तौर पर कहाँ पर बोली जा सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 12 की ओर रुख करेंगे। और सवाल नंबर 12 जो देखने को मिलेगा कि इस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये तमिल, किस भाषा को, तमिल भाषा को यहाँ पर दर्जा दिया गया। भारत की पांचवी सबसे बड़ी भाषा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। जब बात करते हैं हम लोग हिंदी की, तो हिंदी भारत की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा है। भारत के 9 राज्यों में हिंदी का बोलबाला हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 13 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 13 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का नहीं है? तो जिला प्रशासन का नहीं है, क्या ग्रामीण विकास नहीं है? बिल्कुल, ग्रामीण विकास एक जिला प्रशासन का मुख्य रूप से कार्य देखने को मिलेगा। दीवानी मामले बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, एक तो दीवानी मामले होते हैं और एक फौजीदारी मामले होते हैं। दीवानी मामलों में जितने क्रिमिनल जो मर्डर वाले केस होते हैं, ठीक है, जहां पर खून खराबा देखने को मिलता है, वो सभी दीवानी मामले देखने को मिलते हैं। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, फौजीदारी मामले होते हैं जहां पर खून खराबा देखने को मिलता है, और जो दीवानी मामले होते हैं जहां पर आप ये मान के चलिएगा कोई जमीन से रिलेटेड विवाद हो गया या किसी पर्सन से तलाक का जो विवाद हमें देखने को मिलेगा, तो जो इस प्रकार के जो हमें विवाद देखने को मिलते हैं वो दीवानी मामले होंगे। और फौजीदारी मामले होते हैं जहां पर मर्डर वगैरह के केस जो जितने भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं वो सभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो राजस्व संग्रहालय बिल्कुल एक जिला प्रशासन का काम होता है, राजस्व का संग्राहक, वो संग्राहक भी होता है। डाक सेवाएं नहीं होता है, बल्कि डाक सेवाएं मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 14 की ओर रुख करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ इसी प्रकार से हमारी क्लास होने वाली है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1910 में जब मिंटो था उसके समयकाल में यहाँ पर पारित किया गया था। और विशेषकर सबसे पहले जो संग्रहालय अधिनियम भारत में किस वर्ष लाया गया था, तो हमें देखने को मिलेगा 1866। कब लाया गया था? तो 1866 में लाया गया था, क्योंकि इसमें जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारक जो संरक्षण, उनका संरक्षण किया जाएगा, यह बात हमें देखने को मिली। तो यह जो स्मारक संरक्षण के अधिनियम से राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्मारक है उन्हें संभाल में रखने का अधिनियम है। और यह सबसे पहले भारतवर्ष में कब सबसे पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? 1866 में किया गया था। लेकिन बाद में इसे भारतीय संग्रहालय जो अधिनियम के नाम से इसे 1910 में यहाँ पर पारित किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की श्रेणी में सवाल नंबर 15 की ओर रुख करेंगे। और सवाल नंबर 15 जो देखने को मिलेगा, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम में स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष की स्थिति को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। भारत को एक संप्रभुत्व, अच्छा है, हम लोगों से सवाल पूछ रहा है संप्रभु और लोकतांत्रिक और गण राज्य घोषित करने वाला, ठीक है, यानी गणतंत्र दिवस के जो पर बात कर रहा है। बेहद सरल सवाल है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आप सभी जानते हैं कि 2 ऑप्शन तो अब ठीक है, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। सवाल का जवाब आप मुझे जवाब दीजिए। शुरुआत की 2 वर्ड को ही यहाँ पर सुनकर, अब देखो वहां पर एक शब्द जो लिखा हुआ था लोकतांत्रिक, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है। बिल्कुल, संप्रभुत्व का मतलब ये देखने को मिलेगा, क्या वहां पर एक स्थायी सरकार देखने को मिलेगी? क्या उस स्थायी सरकार के द्वारा, यानी उसी देश में चुनी गई उसी सरकार के द्वारा
क्या देश को संचालन करने के लिए, देश को चलाने के लिए क्या खुद ही फैसले लिए जा रहे हैं, तो वह देश एक संप्रभुत्व देश कहलाता है। जैसे कई देश ऐसे हैं जो दूसरों के देश पर के निर्णय पर, हम फैसले पर निगाहें जिनकी देखने को मिलती है, जैसे भूटान। भूटान के अधिकतर फैसले, कुछ अभी तो नहीं, अभी 2015-16 से पहले अभी भूटान के लगभग फैसले भारत के हाथों में थे। तो हम कह सकते हैं भारत के पास, यानी भूटान के पास उसका पूर्ण संप्रभुत्व देखने को नहीं मिलता है। भारत सरकार अपने फैसले स्वयं, निर्णय स्वयं लेती है। तो हम बोल सकते हैं भारत एक संप्रभुत्व देश हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा अगला सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, और अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में ऐसे कोक बोरोक भाषा, ये अभी हमने देखा था, ये त्रिपुरा। क्या देखने को मिलेगा इस सवाल का राइट आंसर? त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल चलेगा। हम सभी चर्चा कर रहे थे कि इस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोक बोरोक है, तो ये त्रिपुरा हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिए जो आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 18 पर, और सवाल नंबर 18 में देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सूक्ष्म और लघु जो मध्यम, ये हमें देखने को मिलता है। जनजातीय मामले नहीं देखने को मिलते हैं, ग्रामीण विकास, बल्कि सामाजिक और न्याय आधिकारिकता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी कहा जा सकता है कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 19 देखने को मिलेगा, संगठन संस्थाओं का इनमें से कौन सा समूह भारत के संवैधानिक निकायों का उदाहरण, यानी मुख्यतः जो हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षण, बिल्कुल भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 148 से लगाकर तो आर्टिकल 151 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार देखने को नहीं मिलता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। भारत सरकार का निर्वाचन आयोग बिल्कुल आर्टिकल क्रमांक 324 में देखने को मिलेगा। महान्यायवादी आर्टिकल क्रमांक 76 में, और लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग, या आर्टिकल क्रमांक 315 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1988 में सेबी की स्थापना देखने को मिलती है। तो हम इसके भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे, लोकसभा के परिवार न्यायालय, लोकसभा ने परिवार न्यायालय के संशोधन विधेयक कब पारित किए? तो परिवार न्यायालय का मतलब क्या होता है? आपसी परिवार में कई प्रकार के हमें झगड़े देखने को मिलते हैं, जो मुख्यतः कोर्ट न लेकर जाकर, सामान्य रूप से वहीं पर जाकर कुछ विशेष जो सिविल अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उन समस्याओं का निवारण ही जो करना हमें, यानी ग्रामीण लेवल पर समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत की सरकार के द्वारा परिवार न्यायालय की यहाँ पर जो संशोधन पारित किया गया, इसे जुलाई 2022 कब पारित किया गया था? जुलाई 2022 में। ऑप्शन नंबर डी कहा जा सकता है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद पर चर्चा करेंगे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति। तो ये गांधी स्मृति दर्शन समिति का मतलब होता है गांधी जी के विचार क्या रहे, उनके दर्शनों को लोग पढ़े, उनके विचारों को समझे, और उनके मार्गदर्शन, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उसके रास्ते पर चले, जो पूर्ण रूप से जिसका समझाने के लिए एक दर्शन समिति का निर्माण किया गया। सितंबर 1984 कब किया गया? सितंबर 1984। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 22 की ओर रुख करेंगे, और सवाल नंबर 22 देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किसका संबंध केंद्र राज्य के संबंध से था? किसका संबंध था? तो ये सहकारिता आयोग। कौन सा आयोग? ये सहकारिता आयोग देखने को मिलेगा। 1988 में इसकी स्थापना देखने को मिली। और आप सभी जानते हैं ठक्कर आयोग। कौन सा आयोग है? ठक्कर आयोग। ये इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हम लोगों को देखने को मिली, इनके संदर्भ में जांच के लिए एक ठक्कर आयोग की हमें स्थापना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का
बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए सवाल नंबर 23 की तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 23 जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन से एक कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जा सकते। माननीय केंद्र सरकार द्वारा जिसे संग्रहित नहीं किया जा सकता, वृत्ति और स्टाम्प शुल्क। बिल्कुल ये वृत्ति और स्टाम्प शुल्क है, ये नहीं किया जा सकता, बाकी सब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ये हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 24 की ओर। भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं में साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। यानी कुल मिलाकर साहित्य जो पुरस्कार है वो भारत जो हमें भारत के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है उनकी बात भी यह दो, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। राजस्थानी और अंग्रेजी में हमें यहाँ पर ये पुरस्कार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर चर्चा करेंगे सवाल नंबर 25 की तरफ, और सवाल नंबर 25 है हम लोगों को देखने को मिलेंगे किसी भी लोक सेवक को निम्नलिखित में किसका अनुमति बनने की यहाँ पर अनुमति नहीं, यानी लोक सेवक यानी कोई सिविल सेवा में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सेवाएं अपने दी गई है तो वह व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति बन सकता है, बिल्कुल मंत्रिमंडल सचिव बन सकता है, केंद्रीय मंत्री ये निजी सचिव बन सकता है, लेकिन वह कभी भी सांसद के पद पर नहीं बैठ सकता। कौन से पद पर? वह व्यक्ति सांसद के पद पर यहाँ पर नहीं बैठ सकता। ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है, मुख्य रूप से किसे माना जाता है? बाबा काशीराम, वीरभद्र सिंह, राजकुमारी अमृता कोच, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 27 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 27 देखने को मिलेगा लिंचिंग, मतलब भीड़ के द्वारा जो गैर कानून तरीके से किसी व्यक्ति की इतनी पिटाई की जाती है कि शायद उसकी हत्या भी हो सकती है, उसके बचाव के लिए अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा देखने को मिलेगा? तो ये मणिपुर। पहला राज्य कौन सा देखने को मिला? मणिपुर। सेकंड नंबर पर राजस्थान देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पर हम सभी को पश्चिम बंगाल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की श्रेणी में सवाल नंबर 28 पर चर्चा करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा था जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जहां पर 10% आरक्षण यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 10% आरक्षण यहाँ पर दिया गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो ऐसा गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात बना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 15 के क्लॉज 6 में हम लोग पढ़ते हैं सरकारी तथा गैर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विशेष प्रावधान देने की बात कर रहा है। वहीं आर्टिकल 16 का 6 पॉइंट जो हमें बात यह बतलाता है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को लिए सरकारी नौकरी में हम लोगों ने 10% आरक्षण यहाँ पर मुख्य रूप से दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 29 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 29 देखने को मिलेगा निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मारक वहां पर बनाई गई। तो इसे हम लोग विजयी घाट, जैसे किस नाम से जानते हैं? विजयी घाट के नाम से हम सभी जानते हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें किसान घाट, ये चौधरी चरण सिंह जी का जो है ये इनका निवास स्थान देखने को मिलेगा। तो हमसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे जो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा।
सवाल नंबर 29 की तरफ चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 29 देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित नहीं है। तो ये राजमन्नार आयोग बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेगा, सरकारी आयोग देखने को मिलेगा, पूंछ आयोग, बल्कि कोठारी आयोग हमें 1964 से यह हमें शिक्षा से संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा। यह बाकी तीनों हमें केंद्र राज्य के संबंध के बारे में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 31 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 31 देखने को मिलेगा, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों में बीच में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। यानी सेंट्रल में केंद्र सरकार होगी, विकेंद्रीकरण है, यानी कुल मिलाकर यह इस बात को दर्शाता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना हमारे देश में मुख्य रूप से उसकी परिभाषा क्या है, जो ये राजतंत्र तो नहीं कहलाता, अल्पतंत्र भी नहीं कहलाता, जिसे हम लोग संघवाद बोलते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं हम इसे? संघवाद यहाँ पर हम लोग रूप से यहाँ पर जानते हैं। चलिएगा अब आगे चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 32 हमें देखने को मिलेगा, एक अलग आंध्र प्रदेश के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था। देखिएगा उस समय 1953 में एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम था फोटल्लू रामल्लू, लिख लीजिएगा आप सभी अपनी कॉपी में, फोटल्लू रामलू में वो व्यक्ति 58 दिनों तक बिगर खाए पिए अनशन पर बैठता है और 59 डेज के लगभग में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। बाद में जनता के द्वारा जोग्र आंदोलन किया गया और बसों को, सरकारी संपत्तियों को जलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में 1956 में भाषाई आधार पर हम लोगों को आंध्र प्रदेश या पहला राज्य यानी भाषा के आधार पर पहला जो राज्य देखने को मिला वो आंध्र प्रदेश देखने को मिला। जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था विशालाग्र लांध्र आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष फैजल जली थे। उस जो राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख रूप से अध्यक्ष वहां पर माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के रूप से हमें सवाल नंबर 33 को रुक करेंगे, जो हमें देखने को मिलेगा, भारत में राजनीतिक शब्दावली आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्याता के लिए लोकप्रिय हुई। यानी 1966 के दशक में एक हरियाणा के नेता जिनका नाम था गयालाल, क्या नाम था जिनका नाम गयालाल था, और गयालाल जी ने उस समय क्या किया था, एक ही दिन में दो पार्टियों में प्रमुख रूप से हस्तक्षेप, मतलब चुनाव किसी और से लड़ा, उसे उस जीते, वहां से पार्टी चेंज की और उस पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए। तो उनके लिए ये शब्द का हालांकि उन्होंने नहीं किया था, वहां पर हरियाणा में जो चंडीगढ़ उस समय के जो चंडीगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने इसका प्रयोग किया गया था कि आया राम और गया राम, ये गया लाल के संदर्भ में यहाँ पर किया गया था, जो प्रमुख रूप से वहां के विधायक चुने गए थे। चलिएगा आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 34 को रुक करेंगे और सवाल नंबर 34 देखने को मिलेगा, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानून की लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो वो कौन थे? वो मेनका गुरुस्वामी और अरुधुति काटजू थे। कौन थे? मेनका गुरुस्वामी और अरुधुति काटजू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 35 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 35 देखने को मिलेगा, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, और ये कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने। किन्होंने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? तो यह वर्तमान जो सबसे बड़ा सूबा जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ देखने को मिलते हैं, उसी सूबे के, यानी ये यूपी के पहले सीएम माने जाते हैं, जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 36 की ओर तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 36 देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से भारत के स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। नगर पालिका स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है, जिला परिषद आता है, ग्राम पंचायत आता है, विकास प्राधिकरण नहीं आता है। क्या नहीं आता है? विकास प्राधिकरण नहीं आता। बाकी तीनों वर्ग हम लोगों को स्थानीय सरकार के अंतर्गत
यानी नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम सभा के अंतर्गत आते हुए देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 37 की तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 37, चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? इसे 1957 में कब अपनाया गया था? 1957 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले सवाल की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 38 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने के लिए आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा? नहीं। लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा या लॉर्ड मेकाले के द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 की ओर रुख करेंगे और भारतीय संविधान में 39वें क्रम का जो सवाल देखने को मिलेगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 40 की तरफ रुख करेंगे। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों का निर्वहन करता है? क्या संसद? बिल्कुल संसद नहीं देखने को मिलती है। विधायिका में हम लोग देखते हैं, विधायिका में संसद आती है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलते हैं। न्यायपालिका देखने को नहीं मिलती क्योंकि न्यायपालिका की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला या सत्र न्यायालय देखने को मिलता है, बल्कि हम लोगों को कार्यपालिका यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी कहा जा सकता है इस सवाल हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 41 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 41 देखने को मिलेगा, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये वर्तमान में सरकार केरल में ही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ये हमारे सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद सवाल नंबर 42 की तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 42 देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? तो कौन सा सत्य देखने को मिलेगा? मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक स्तुतियां हैं लेकिन निर्देशित विधिक संस्तुतियां हैं, ये बिल्कुल गलत हो सकता है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं, बिल्कुल यह बात बिल्कुल हमें सही देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो फंडामेंटल राइट होते हैं या किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करें और हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करें, और ये न्याय संगत नहीं होंगे या नीति निर्देशक तत्व जो होंगे वो न्याय संगत हम लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, यानी वाद्य योग्य नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 43 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 43 जो देखने को मिलेगा, भारत सरकार के लेखे अकाउंट्स 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? देखो आकस्मिक निधि हमें बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। लोक लेखा समिति भी हम लोगों को आर्टिकल 266 के पॉइंट नंबर 2 में देखने को मिलती है। समेकित निधि का मतलब होता है संचित निधि भी सरकार के अंतर्गत होते हैं, इसमें सहकार या निधि यहाँ पर शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी कहा जा सकता है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे और अगला सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो लोकायुक्त का क्या अर्थ है? वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ों के संबंध में की गई शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए बनाया गया निकाय, बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ परिभाषा अलग है। लोक सेवकों या किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए केंद्र स्तर पर संचालित गलत है, लेकिन लैंग्वेज अलग है। लोकतंत्र सेवा किसी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने की राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए इस भारत की श्रृंखला में, ये सवाल आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। सवाल इस प्रकार से, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो इस सवाल का राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? केरल,
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात हमें देखने को मिलेगा? इस सवाल का आप सभी को जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आप सभी को बेहद अच्छी लगी होगी, जिसके लिए आपने इस क्लास को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।